दोस्तों, तो मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद निशांत चैनल में। दोस्तों, तो हमने पहले के वीडियोज़ में देखा था कि किस तरह से प्राचीन भारत में उपिंदर सिंह के द्वारा लिखी गई किताब के प्रथम अध्याय को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत एवं साहित्यिक और अन्य एंटिक्विटीज तथा अन्य तरह के सारे साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रमाणों का अध्ययन हमने किया था। और आगे जाके गाइज हम लोग देखते हैं आज कि किस तरह से भारत का आरंभिक अतीत और पुरातत्व का वर्णन इस तरह से किया गया है इस किताबों में। गाइज एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नीट के सिलेबस, नीट और जेआरएफ को एग्ज़ाम निकालने के लिए हम लोगों को प्रमुखतः प्राचीन भारत की कुछ प्रोमिनेंट किताबें हैं, कुछ प्रमुख एकेडमिक किताबें हैं जिसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अथवा अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर ले गाइज, तो जो प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है उसे फुलफिल करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि अन्य बहुत सारे राज्यों में एग्ज़ाम भी कंडक्ट होते हैं नीट और पीएचडी निकालने के बावजूद भी, और उसके बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। तो गाइज मेरा यह कहना है कि लॉन्ग टर्म में ही सोचते हुए हम लोगों को कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं नोट्स कुछ किताबों की कुछ 6-7 किताबों के नाम जो मैं अभी भी आपको बताऊंगा, वो सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गाइज बहुत ऐसी संभावनाएं हैं कि वो सारे नोट्स लगभग 75 to 80% क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी नोट्स तैयार किया था मैं बस वही आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो उपिंदर सिंह की किताब हो, जब प्रारंभिक भारत का इतिहास अतीत से लेके प्रारंभिक मध्य काल तक, या फिर आर.सी. मजूमदार की प्राचीन भारत, या फिर रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत की किताब, या डी.एन. झा की किताब, या गाइज डी.डी. कौशाम्बी, या फिर पुष्पेंद्र सिंह की किताब प्राचीन भारत जो कि हिंदी में है, वो पटना से पब्लिश होती है। तो ये कुछ 5-6 किताबें हैं गाइज जो बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। और एक और किताब गाइज ये एल बासम की किताब द वंडर दैट वाज इंडिया, मैंने भी ये पढ़ा था और मैं इसका भी नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो गाइज ये प्राचीन भारत के लिए करीब 6-7 किताबें हैं जिसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रथम अध्याय के अगले पार्ट से, कि हस्तिनापुर का गाइज हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि किस तरह से चित्रित धूसर, मृदभांड इत्यादि महत्व रखती है। जो महाभारत की जो साक्ष्य हैं उसको जो मिथकीय ढंग से जो व्याख्या किया गया है कि महाभारत काल में युद्ध हुआ था, महाभारत जैसी घटना भी हुई थी, तो उसको कहीं ना कहीं ये जो प्रमाण हमको ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं वो कहीं ना कहीं उसको साबित करते हैं, एक इंडिकेट करते हैं, पूरी पुख्ता तौर पे नहीं लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वे में उसको ज़रूर पुख्ता करते हैं। तो आगे देखते गाइज कि गुजरात के द्वारका और बेट द्वारका और बेट द्वारका देख सकते गाइज, नाम का थोड़ा सा ही अंतर है तो इसको याद कर सकते हैं द्वारका। और इसका अनुमान वहाँ से अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया कि 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वारका नामक नगरी थी। और देख सकते गाइज हम लोगों के लेफ्ट साइड में एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें बंगरन द्वीप, लक्षद्वीप पर लगाया गया सामुद्रिक पुरातत्ववेत्ता प्राचीन लंगर है। ये लंगर जो कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करता है गुजरात के बेट द्वारका और द्वारका से। तो आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र के इनाम गांव स्थित ताम्रपाषाण स्थल के घरों में यह पाया गया कि मकान के कमरों की अपेक्षा आंगनों की मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़। गाइज ये हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारत में प्राचीन काल का आरंभ जब हुआ तो पूरा पाषाण काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आया जिसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के काल से जानते हैं। उसके बाद महापाषाण काल आया जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की समाप्ति के बाद हुई। तो यही महापाषाण काल जो दक्षिण भारत में महापाषाण काल थी, और भारत के पश्चिमी क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह ताम्रपाषाण कालों के नाम से भी जाना गया जिसे। तो इसमें ताम्रपाषाण में ताम्र आधारित वस्तुओं का, औजारों का बहुत अत्यधिक मात्रा में चूँकि इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल का नाम दिया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य चीज़ें नहीं थी, अन्य चीज़ें थी, लेकिन अन्य वस्तुओं की तुलना में, अन्य धातुओं की तुलना में ताम्र का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था।
तो देखते हैं कि मकान बना होता था मिट्टी का, और वहाँ पे जानवरों का पालन होता था, पशुपालन और कृषि ही मुख्य तौर पे उद्योग था ताम्रपाषाण कालीन लोगों का। और वहाँ पे कसाई खाना, औजार खाना, मृत पशु इत्यादि का हमें अवशेष प्राप्त होता है, हड्डियाँ इत्यादि वगैरह मिलती हैं। और इसकी चर्चा रामचंद्र शर्मा ने भी बहुत अच्छे से की है, जिसे हम आगे देखेंगे अगली किताबों में। और 1949 में रसायन शास्त्री विलर्ड लिबी के द्वारा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का आविष्कार किया गया। गाइज CBSE ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, तो 2013 के पेपर में ये सवाल पूछा था कि रेडियो कार्बन तिथि 2013 या 14, मुझे परफेक्ट याद नहीं है फिलहाल। तो 2000 ये सवाल पूछा गया था कि रेडियो कार्बन धर्मिता का इस्तेमाल प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया गया, तो इसका आविष्कारक कौन है। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, विलर्ड लिबी। ये नाम आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कभी भी सवाल में ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि तिथि निर्धारण पद्धति क्या है। ये गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए। कार्बन 14 कार्बनिक सामग्रियों को अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन हर ब्रह्मांड की सारी चीज़ों में कार्बन और हाइड्रोजन मिलती हैं। ये हम लोगों का बेसिक फैक्ट है, जो हम लोगों ने बायोलॉजी में अध्ययन किया होगा तो ये पढ़ा होगा। और उष्मादीप्ति थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये गाइज हम जानते हैं कि चीज़ों के ख़त्म हो जाने के बाद उसमें एक ऊष्मा होती है, जो धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, धीरे धीरे वो डिमिनिश होती है मिट्टी में मिलने के बाद। इस वजह से जो चीज़ें जिसका निर्माण लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया था, टेराकोटा मिट्टी या फिर अन्य सामग्रियाँ, वो आज भी जीवित है। और जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनका वो पूरी तरह से उष्मादीप्ति मेथड का इस्तेमाल करके उसके समय का उसके ओरिजिन का टाइम का पता लगाते हैं। अगला विधि है गाइज, किसी भी वस्तु का समय जानने का, उसके ओरिजिन टाइम जानने का तरीका है पोटासियम आर्गन। ज्वालामुखी चट्टानों जो 1 लाख वर्ष से अधिक पुरानी हो, इसके लिए उसको जानने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुनाद, जिसमें हड्डी और शंख जैसे वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे है यूरेनियम श्रृंखला। यूरेनियम श्रृंखला गाइज कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानों के अध्ययन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और उपघटन, फिशन ट्रैक, ये कुछ प्रकार की चट्टानें और खनिज अभ्रक इत्यादि के इस्तेमाल के में इसका अध्ययन के इस्तेमाल में इसका होता है प्रयोग। और पुरातत्वीय चुंबक मापक, ये चुंबकीय अवशेष, लावा का तपी मट्टी। कहने का अर्थ है गाइज कि जो चुंबक विधि है ये तपी हुई मिट्टी के अध्ययन और चुंबकीय अवशेष जो हैं उनके अध्ययन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लावा जो मैग्नेटाइज्ड होती है उसके भी अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है। और एमिनो एसिड विश्लेषण हड्डी के लिए किया जाता है। वृक्ष वलय तिथि निर्धारण हम लोग जानते हैं बॉटनी का नियम के अनुसार कि हर 1 साल पर एक छल्ला एक पेड़ में बनता चला जाता है, और इसी से उसका उम्र का अध्ययन किया पता चलता है, ये किया जाता है। इंफ्रारेड प्रेरक दीप्ति, इंफ्रारेड के माध्यम से भी जो तलछट में यानी कि जो दबी हुई वस्तुएं हैं उनका अध्ययन, उनके समय का अध्ययन किया जाता है कि वो उसका ओरिजिन कब हुआ था। तो आगे देखते हैं गाइज कि अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखते हैं गाइज कि गुंदियाली और लोरई गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कुम्हारों के 2 गांव हैं। तो ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोगों के लिए, गुंदियाली और लोरई। ये सवाल पूछा जा सकता है नेट यूज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन सकता है कि गुंदियाली और लोरई कहाँ पर स्थित हैं, तो गुजरात में स्थित हैं। और वे किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो ये कुम्हार गाँव थे। तो गाइज ये बहुत ही एक लॉजिकल ढंग से इस चीज़ को याद किया जा सकता है कि जहाँ पे कुम्हार जैसा व्यवसाय होगा, वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ पे कृषक होंगे, वहाँ पे मिट्टी को बनाने, चाक बनाने वाले औजार होंगे, तकनीक होंगे। और कृषि, पशुपालन और अन्य छोटे छोटे निम्न उद्योग जो गांव में जिसे आज के समय में भी जो कंटिन्यू है, उसे व्यवसाय के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये गाइज इम्पोर्टेंट है। और आगे फिर देखते हैं कि प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी और खरुष्ठी लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिसकी
खोज की गई थी, जिसका इस्तेमाल किया गया था, उसकी खोज जेम्स प्रिंसअप ने की थी 1837 में। और आगे देखते हैं गाइज कि डीसी सरकार एक अग्रणी पुरालेखवेता और विद्वान थे। ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि डीसी सरकार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो एक अग्रणी पुरालेखवेता और विद्वान थे, और अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा संस्करण खरोष्ट लिपि में निर्गत किए गए थे। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम उसके अभिलेख जो खंभों पे आधारित थे, जिसकी संख्या 7 है, और वो एक अभिलेख एक शिलालेखों पर लिखी गई है, जो बड़े शिलालेख हैं, और एक छोटे शिलालेख। तो ये 3 कैटेगरियाँ आ गई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उनका नाम हम ट्रिक के साथ आगे देखेंगे, याद करेंगे कि अशोक के अभिलेख में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं, और दोनों पर ही खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी याद कर सकते हैं, खरोष्ठी, ये खरोष्ठ उच्चारण से पता चलता है, कुछ खुरदुरा सा, कुछ सूखा सा। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्षेत्र भारत की तुलना में काफ़ी सूखा है और काफ़ी गर्म भी रहता है। तो वहाँ से शाहबाजगढ़ ये खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल ओरिजिन हुआ था, जो भारत में प्रवेश किया था, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। और इसको भारत में लाया कौन था? तो भारत में इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन और कुषाण शासकों के काल में इसका प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये गाइज हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि ग्रीक, इंडो पार्थियन और कुषाण शासक ये सभी के सभी बाहर से आए थे, और जब वो आए थे तो खरोष्ठी लिपि अपने साथ लेके आए थे। तो खरोष्ठी लिपि का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गाइज, इसको याद करना ज़रूरी है कि खरोष्ठी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि है, और इसका उद्भव सेमेटिक लिपि अरमाइक से हुआ था। तो गाइज इसका ये सवाल बहुतों बार पूछे गए हैं कि खरोष्ठी लिपि किधर से किधर की ओर लिखी जाती है। तो ये दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आर टू एल खरोष्ठी। और ये उसका उद्भव कहाँ हुआ था, इसका बेसिस क्या है इस लिपि का? तो अरमाइक लिपि से इसका निर्माण हुआ था, अरमाइक खरोष्ठी, अरमाइक से बना है खरोष्ठी। तो आगे देखते हैं। आगे आने वाले समय में तमिल क्षेत्र में 3 लिपियों का निर्माण हुआ था, और वो थी तमिल ग्रंथ, तमिल और वट्टिलुतुतु। आगे देखते हैं गाइज कि दक्षिण में पादतकल से चालुक्य शासक कृतिवर्मन II के काल में लंबे अभिलेखों का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है कि दक्षिण में पातदकल से चालुक्य शासक कृतिवर्मन द्वितीय के काल में लंबे अभिलेखों का प्रचलन हुआ, तो इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा सिद्धमातृका और प्रारंभिक तेलुगु कन्नड़ लिपि है। तो सिद्धमातृका और प्रारंभिक तेलुगु कन्नड़ लिपि में जिस अभिलेख को खोजा गया उसके रचयिता कौन है? तो पादतकल से चालुक्य शासक कृतिवर्मन द्वितीय। यहाँ पे देखा जा सकता है गाइज कि किस प्रकार से खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी, और इसका 1837 में यहाँ पे गाइज जिसका वर्णन है कि 1837 में जेम्स प्रिंसअप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का कार्य किया था, और इस खोज ने भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन में बहुत ही बड़ी मददगार साबित हुई थी। और जेम्स प्रिंसअप बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने यह खोजा था कि असल में जो अशोक का अभिलेख है जिस पे प्रियदर्शी शब्द लिखा गया है, इस योग किसको इंगित करता है, किस शासक को इंगित करता है। तो उन्होंने ये बताया था कि यह अशोक को इंगित करता है। और कुछ समय के बाद जॉर्ज टर्न आवर के द्वारा इसका उत्तर दिया गया था। ये चीज़ कहा जा सकता है कि जेम्स प्रिंसअप ने खोज जरूर की थी, लेकिन प्रियदर्शी कौन है इसका जवाब जॉर्ज टर्न आवर ने दिया था। तो आगे देखते हैं गाइज कि आप देख सकते हैं कि शंख लिपि के अभिलेख सुदूर दक्षिण को छोड़कर 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच संपूर्ण उपमहाद्वीप में देखे जा सकते हैं। जो शंख लिपि का असल में ज़्यादातर इस्तेमाल सुदूर दक्षिण को छोड़ के, बहुत सबसे दक्षिणतम बिंदु है छोड़ के जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है और कुछ उत्तरी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल दिखाई पड़ता है, जो 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में जिसका इस्तेमाल हुआ था, और जिसमें ब्राह्मी तथा शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। तो शंख लिपि में किसका इस्तेमाल हुआ गाइज? ब्राह्मी लिपि का इसका इस्तेमाल हुआ है। मैं PDF भी गाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आने वाले समय में, और
आगे देखते हैं करवेद भूमि। ये करवेद भूमि का इस्तेमाल शब्द का तिथि ये भूमि जो है करवेद यानी अर्थात एक ऐसी भूमि जो धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए दान में दी गई थी, परंतु इसका अभिलेख तिथि नहीं अंकित है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये करवेद भूमि एक प्रकार की भूमि थी, इसे जानना जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग के सामने आ रहा है कि इसका हर बार सवाल पूछता है कि किस संवत में जो कैलेंडर हम लोग का है, जो टाइम टेबल है साल का, वो भारत में शक संवत भारत सरकार के द्वारा इस्तेमाल होती है। तो 58 शताब्दी ईसा पूर्व में इसका ओरिजिन हुआ था और 78 शताब्दी में शक संवत का निर्माण हुआ था, जो कि कनिष्क का काल है। और 58 शताब्दी ईसा पूर्व विक्रमादित्य का काल का इंगित करता है। विक्रमादित्य के समय में ही इसका निर्माण हुआ था। 248 शताब्दी में कलचुरी चेदी वंश, ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कलचुरी चेदी जो कि दक्षिण भारत में राज करते थे, उनके द्वारा जो डेट दिया गया था, उनके द्वारा उनके समय से, उनके शासनकाल से जिस कैलेंडर का निर्माण हुआ था वो किस साल में आया था, तो 248 देख सकते हैं गाइज। याद करने का तरीका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ये तरीका है सबसे आसान सा। और आगे देखते हैं कि 319 और 20 शताब्दी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था। चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया गया था और उसी के समय में ही गुप्त संवत का भी निर्माण हो गया था। तो ये बहुत ही आसान सा है गाइस याद करने में। केरल और उसके आसपास के तमिलनाडु के क्षेत्र में 824 शताब्दी के में का कोल्लम संवत प्रचलित था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के सामने उभर के आ रहा है कि केरल के क्षेत्र में, आप लोग तो हम ये ऊपर में हम लोग देख चुके हैं कि 58 शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 78 शताब्दी या फिर 248 या 319, ये सारे के सारे संवत जितने दिए गए हुए उत्तर भारत में अवस्थित थे। परंतु ये 824 वाला ये पहले पूर्णतया, चूँकि कलचुरी चेदी वंश का कुछ हिस्सा मध्य भारत और दक्षिण भारत दोनों को छूता है, लेकिन सबसे सुदूर दक्षिण भारत का क्षेत्र को जो टच करता है, जो डेट का ओरिजिन हुआ था, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो ये केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो ये कोल्लम संवत जो 824। तो गाइज आप देख सकते हैं कलचुरी चेदी वंश से मिलता जुलता डेट है, थोड़ा सा संख्या का इधर से उधर अरेंजमेंट हो गया है। ये वहाँ पे 248 है, यहाँ पे 824 है, तो ये भी आसान याद करना आसान है। और कर्नाटक के अभिलेखों में 1076 में चालुक्य विक्रम संवत का निर्माण हुआ था। ये गाइज जाना भी हम लोगों के लिए आवश्यक है। और हर संवत के संबंध में यह कहा जाता है कि मतभेद आज भी बना हुआ है, परंतु हम लोग ये जानते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा 619 से लेकर 620 620 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया गया था। थानेश्वर और कन्नौज और वहाँ से लेकर पाटलिपुत्रा तक उसने शासन किया था। तो ये उसने उसके समय में जो तिथि बनी, जो कैलेंडर बना, वो इतिहास में पूरी तरह से तर्कसम्मत और सबको स्वीकृत नहीं है, ये विवादित है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी इसे जानना जरूरी है। और इक्ष्वाकु वंश के एक परिवार की मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पीएचडी के इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था कि प्राचीन भारत का अंत कहाँ होता है और उसके बाद जिस युग का प्रारंभ होता है वो किस किस से पीरियड से है। तो मैंने ये डेट बताया था, जिसके वजह से काफ़ी मुझे अच्छा मार्क्स भी मिला था। तो डेट को याद करना कहीं कहीं पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है इतिहास में। आगे देखते हैं गाइज कि इक्ष्वाकु वंश के एक परिवार की 29 महिलाओं की सूची मिलती है और मृत्यु के पत्थरों में स्मृति, अर्थात जो लोग मृत हो चुके थे उनके स्मृति में, उनकी याद में पत्थरों पे उत्कीर्ण किया जाता था, जो आज भी क्रिश्चियन धर्म में हम लोगों को देख सकते हैं। तो नागार्जुनकोंडा में स्थित एक पत्थर का स्मारक मिला है, जहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के एक शासक की 29 रानियों का वर्णन है और उसमें चंटमूल नामक एक राजा की मृत्यु का वो 29 रानियाँ जो है वो शोक मना रही हैं और सभी लोग यहाँ पे आगे अलग अलग मुद्रा और भावों में, भंगिमाओं में है, जिसका यह वर्णन ये इस अभिलेख से मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट उतना गाइज नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसे आंध्र प्रदेश में पत्थरों को छाया स्तंभ भी कहा गया है।
तो छाया स्तंभ किसे कहा गया है? तो छाया का अर्थ है कि जो अतीत है, जो बीता हुआ, जो डार्क में, उसको छाया स्तंभ कहा गया है। तो उससे आप इससे याद कर सकते हैं कि छाया स्तंभ वो स्मृति अभिलेख थे जो कि मृतकों के स्मृति में बनाए गए थे। और इसमें सर्वप्रथम बहुत तरह के पत्थरों बहुत तरह की स्मृतियाँ थी, लेकिन इसमें एक तरह का एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है इक्ष्वाकु वंश के एक राजा चंद्रमूल का, जिसकी मृत्यु पर 29 रानियाँ शोक कर रही हैं। और आगे देखते हैं कि वीरांगल पत्थरों को सामान्यतः केवल पुरुष नायकों को समर्पित किया गया है। तो वीरांगल वीर शब्द से उभर के आता है सामने, और ये कर्नाटकों में मिलते हैं। और वीरांगल पत्थर पर नायकों जो लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, तो उनके सम्मान में इसको बनाया गया था। तो कुछ नायकों को समर्पित किया गया है। और इसमें है कि किंतु सिद्धेन हल्ली और केम्बलू में एक वीरांगना और रानी का पशु युद्ध में जीवन बलिदान के लिए सभी ऐसे जितने भी पत्थर मिले हैं गाइज, उसमें सब ज़्यादातर पुरुष को ही समर्पित हैं, परंतु सिर्फ केम्बुल में मिली ही एक ऐसी अभिलेख है जहाँ पे राजा और रानी दोनों के द्वारा जो है युद्ध में भाग लेते हुए अपने प्राण त्यागने का जो वर्णन मिलता है, उससे कहीं महिमा मंडन दिखाई पड़ता है कि समाज काफ़ी सम्मान के भाव से योद्धाओं को देखती थी। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आगे देखते हैं कि तंबूर से प्राप्त 12वीं शताब्दी की एक अभिलेख से पता चलता है कि गोवा के कदम शासक के पालतू तोते की स्मृति में स्थापित किया। तो ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये बहुत ही छोटा चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और नागार्जुन कुंड के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अहलव चांतमूल के पाटगंडी गुडम प्लेट्स प्राचीनतम ताम्रपत्र भूमिदान है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है गाइज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट भूमिदान से संबंधित कि सर्वप्रथम बार भूमिदान का प्राचीनतम वर्णन ताम्रपत्रों पर जो मिलता है वो किसके अभिलेख से मिलता है? तो नागार्जुन कोंडा के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अहलव चांतमूल, ये वही चांतमूल हैं जो जिनकी मृत्यु पर 29 रानियाँ ऊपर में, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, कि शोक कर रही थी। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज, आप लोग इसे याद रखिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक प्राचीन नाट्यशाला, एक प्राचीन प्रेम कथा। यह है छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो सीता बेंगा और जोगीमारा गुफाओं तक हाथी पोल नाम के 180 फीट लंबी एक प्राकृतिक सुरंग से होकर। तो ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के सीता बेंगा और जोगीमारा जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं से एक प्राकृतिक सुरंग होकर गुजरती है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि दोनों में लिखे गए हैं, और ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो हम लोग जानते हैं गाइज कि जो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा है इसका निर्माण 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और ये सीता बेंगा गुफा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सीता बेंगा और जोगीमारा, तो माता सीता जी से आप याद कर सकते हैं कि एक प्रकार का अनुवांछित किया गया है कि सुतनुका नाम की एक देवदासी पुरुषों में श्रेष्ठ देवदुना नाम के एक रूप दक्ष प्रेमी है देवदासी। तो गाइज आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे कि सीता बेंगा नामक गुफा से पहली बार देवदासी शब्द का इस्तेमाल सामने आता है हम लोगों के सामने। और आगे एक और शब्द है रूप दक्ष। तो रूप दक्ष का अर्थ है कि जो श्रृंगार में निपुण हो। तो इसकी व्याख्या भी प्रथम बार ऐसे अभिलेख से मिलती है। तो यह ऐसा व्यक्ति जो प्रतिमा बनाने में दक्ष है, या ऐसा लेखक या सिक्को समर्पक एक अधिकारी है यहाँ पर स्थित। गाइज ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूप दक्ष की व्याख्या सिर्फ उसी ढंग से नहीं की जा सकती, अन्य व्याख्याएं दी गई है, जैसे एक लेखक, एक सिक्कों से संबंधित एक अधिकारी, प्रतिमा बनाने में दक्ष इत्यादि इत्यादि। और जोगीमारा गुफा क्यों प्रसिद्ध है? कि जोगीमारा अभिलेख का एक वैकल्पिक अनुवाद किया जा सकता है। सुतनुका नामक एक देवदासी ने यह स्थान बालाओं के लिए बनाया था। तो गाइज ये आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं कि सीता बेंगा और जोगीमारा दोनों ही ऐसी गुफाएं जो छत्तीसगढ़ में मिली हैं, जिसमें देवदासी से संबंधित क्रियाकलापों और अन्य विवरणों की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
और आगे देखते हैं फिर कि चोल शासक राजा राज तृतीय की एक अभिलेख में स्पष्ट रूप से यह दी गई है कि किसानों ने वहाँ पे नगद और अनाज के रूप में अतिरिक्त श्रम के रूप में बोझ इतना बढ़ गया कि उन्होंने कृषि त्याग दिया और स्थानीय मंदिर में ब्राह्मण तथा गणमान्य लोगों की एक सभा बुलाई थी। तो एक तरह का विरोध था कि अत्यधिक कर के लिए, कृषि कर के लिए जो नगद के रूप में या फिर कृषि से उत्पन्न अनाज के रूप में जिसकी उगाही की जाती थी राजा के द्वारा, तो उसका विरोध सर्वप्रथम बार राज तृतीय के अभिलेख से मिलती है। और उसके बाद ग्राम में एक पंचायत की बैठक भी की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि चोल शासन किस तरह से ग्राम शासन के लिए जानी जाती है। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में निष्कग्रीव, स्वर्णाभूषण तथा हिरण्यपिंड, स्वर्णपिंड, तो हिरण्यपिंड जिसे स्वर्णपिंड भी कहा जाता है और निष्कग्रीव यानी स्वर्णाभूषण, और ऋग्वेद में निष्क शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो भारत में जो सिक्कों का इतिहास है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है स्वर्ण संबंधित मुद्राओं को व्याख्या करने के लिए। आगे है कि अष्टाध्यायी तथा समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कहापन, कासारपन, निख, निष्क, शतमान, पाद, विसंतिक, विंशतिक, त्रिंशतिक तथा सुवर्ण, सुवन जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अष्टाध्यायी जिसकी रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी, उसमें कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि सिक्कों के लिए समर्पित है। तो काहापन, कासारपन, निख जिसे निष्क भी कहा गया, शतमान, पाद, विसंतिक, त्रिसंतिक, सुवर्ण, सुवन। तो सुवर्ण और सुवन शब्द बहुत ही आसान है गई। त्रिसंतिक, विसंतिक, संतिक सतिक से आप याद कर सकते हैं, सतिक सतिक, पाद, शतमान, निष्क, निख, कासारपन, कहापन। आगे देखते हैं कि भारतीय सिक्कों के वजन की मूल इकाई रक्तिक, रति या रति थी। तो आप याद कर सकते हैं रक्तिक यानी रक्त से की गई कमाई, रति या रति भी कहा जाता था, जिसकी तौल गुंजा के लाल काले बीज के द्वारा की जाती थी। तो इन सिक्कों की तुलना इसके किसके बराबर होता था, तो गुंजा के लाल काले बीज के बराबर था। और दक्षिण भारत में सिक्कों के तौल के लिए मंजाडी, कलंजू दो प्रकार के बीजों का उपयोग होता था। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग के सामने है कि सिक्कों की तौल के लिए कौन कौन से दो बीजों का इस्तेमाल होता था। तो मंजाडी और कलंजू, मंजाडी और कलंजू, मंजाडी मन से याद रख सकते हैं मंजाडी। और हालांकि मुद्रा और सिक्कों के बाद यह वस्तु विनिमय प्रणाली चलती रही। आगे है कि चांदी के आहत सिक्के जो 32 रत्ती या 56 ग्रेन, एक ग्रेन 64.79 मिलीग्राम की थी। और उत्तर भारत में प्रचलित आहत सिक्कों को इनके वजन, संख्या, प्रचलन क्षेत्र इत्यादि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और वो क्षेत्र हैं तक्षशिला, गांधार, उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र, वजनदार मानक, एक आहत चिन्ह, कौशल, मध्य गंगा मैदान और अवंती। ये गाइज हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि अवंती का क्षेत्र पश्चिम भारत को सूचित मध्य प्रदेश में अवस्थित था अवंती। मगध यानी कि बिहार में अवस्थित था। कौशल जो मध्य गंगा मैदान अर्थात उत्तर प्रदेश, और तक्षशिला गांधार जो जम्मू कश्मीर और आज के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके रीजन को इंडिकेट करता है। तो इन चारों क्षेत्रों में 4 प्रकार की आहत सिक्कों का प्रचलन का हमें प्रमाण मिलता है, अलग अलग प्रकार के। और हम देख सकते हैं आगे जाके कि चांदी के अनुत्कीर्ण सिक्के भी मिलते हैं जिसे टकसाल में बनाया गया था, और इनमें अंकित प्रतीक चिन्ह भी आहत मुद्राओं से मिलते जुलते हैं। और इस श्रेणी की अधिकांश प्राप्तियां तक्षशिला और उज्जैन से हुई हैं। और इस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना गया है। मिनेंडर और स्ट्रैटो वन के सिक्कों में इन राजाओं को किशोर अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। तो वो कौन से 2 शासक हैं जिनको सिक्कों पर उनके उम्र के बढ़ते हुए रूप में दिखाया गया है, तो वो हैं मिनांडर और स्ट्रैटो वन। और आगे है कि
द्वैध शासन को भी यह इंडिकेट करता है ये सिक्का। और द्वैध शासन अर्थात दो प्रकार के शासन, राजा जहाँ पे शासन बाहर भारत के बाहर होते थे और वो प्रतिनिधि अपना चुन लेते थे, और जहाँ पे उनका शासन भारत में था वहाँ से वो उनके शासन आदेश पर वो शासन करते थे। तो आगे देखते हैं हम लोग इंडो ग्रीक शासकों में द्विभाषी या लिपि अभिलेख सिक्कों का निर्गत किया गया था। अग्र भाग में ग्रीक तथा पार्श्व भाग में प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लिपि सामान्यतः खरोष्ठी, केवल कुछ की ही ब्राह्मी है। कौन सी वो लिपि है जो कि इन राजाओं के द्वारा, इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, तो वह है खरोष्ठी। और खरोष्ठी में कुछ शब्द ब्राह्मी के भी हैं। और मुद्रा शास्त्री मोनोग्रामी यानी गुम्फाक्षर की संज्ञा देते हैं। तो गुम्फा अक्षर किसे कहा गया है कि मोनोग्रामी। मोनोग्राम का अर्थ है कि एक सिक्का, एक मोनो का अर्थ है एक, और ग्राम का यहाँ पे गाइज मुझे नहीं मालूम, आप इसका सर्च करके आप देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं कि शक, पार्सियन, क्षत्रप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइज, देखते हैं कि ये चांदी और अत्यल्प संख्या में पोटीन, ये पोटीन क्या है? तो पोटीन एक मिश्रित धातु है जो सीसा, तांबा और कांसे इत्यादि से मिलके बना होता था। और ये कहाँ पे मिलता है? तो अर्जुनाय, विदेहिका, माला और अयोध्या जैसे गणराज्यों में सिक्कों में यहाँ पे उन जगहों पे इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। आगे देखते हैं कि लीड और प्रोटीन के भी सिक्के जारी किए गए थे। तो लीड और प्रोटीन के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सातवाहन शासकों के द्वारा इसका प्रचलन किया गया था। और मनुष्य की आकृति वाले चांदी के कुछ सिक्कों पर द्रविड़ भाषा तथा ब्राह्मी लिपि को भी देखा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग के सामने फिर से आ रहा है कि मनुष्य की आकृति वाले चांदी के कुछ सिक्कों पर और द्रविड़ कौन सी लिपि और कौन सी भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है? तो वह है द्रविड़ और ब्राह्मी। तो द्रविड़ और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल भी चांदी और अन्य प्रकार के सिक्कों के ऊपर किया गया था। आगे देखते हैं कि पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र में चांदी के मुद्राओं का भी प्रचलन इसी क्षेत्र में हुआ था। तो पश्चिमी दक्कन में और दक्षिण भारत में दोनों जगह चांदी के मुद्राओं का इस्तेमाल हुआ था। और हम लोगों के लेफ्ट में कुछ फिगर दिए गए हैं कि किस प्रकार से चांदी के सिक्कों पर कुषाण सम्राट विम कन्फ्यूशियस की स्वर्ण मुद्रा और कुमारगुप्त की स्वर्ण मुद्रा दोनों का वर्णन है, और दोनों में किस तरह की भिन्नताएं हैं उसको भी देख सकते हैं। तो नासिक क्षेत्र में चांदी के सिक्कों की शुरुआत क्षत्रप शासक नहपान के द्वारा की गई। तो हम जानते हैं कि जो नहपान थे वो शक शासक थे, और शक शासकों का कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस था भारत में, कहाँ कहाँ पे उनका क्षेत्र था? तो 4 क्षेत्र था। एक राजस्थान का क्षेत्र, दूसरा जम्मू कश्मीर का, तीसरा गुजरात और मध्य प्रदेश का, और चौथा क्षेत्र भारत के सुदूरवर्ती तो नहीं, भारत के कुछ आंध्र प्रदेश और भारत का आंध्र प्रदेश और कुछ कर्नाटक का रीजन भी इसमें इंक्लूडेड था। और आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कि मत्स्य अंकित मदुराई के निकट। तो मदुराई चूँकि समुद्र के किनारे थी, इसीलिए या वहाँ के शासकों के द्वारा मत्स्य यानी जो पांड्य शासक थे जो कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में शासन करते थे, उन्होंने अपनी राजकीय चिन्ह को जो है वो मत्स्य को माना था। और मदुराई के निकट, मदुराई जो आज के समय में तमिलनाडु के नज़दीक है, तो मत्स्य अंकित मदुराई के निकट बोडियन कन्नूर से प्राप्त मुद्रा निधि को पांड्य शासकों के द्वारा निर्गत माना जाता है। तो चोल, चेर, पांड्य ये शासक, ये सभी चोल, चेर, पांड्य ये सभी शासक दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में राज्य किए थे। और आगे देखते हैं कि कुछ सिक्कों पर वलूती शब्द अंकित है। तो ये वलूती शब्द को किससे जोड़ा गया? तो वलूती शब्द को पांड्य से जोड़ा गया है। और कृष्ण नदी के किनारे करूर के निकट चेर शासक की तस्वीर और मक्कतोई अभिलिखित एक सिक्का मिला है, जिस पर मछली, बाघ, तीर धनुष जैसे चेर राजकीय चिन्हों से सुसज्जित सिक्के मिले हैं। तो गाइस हम लोग को ये याद रखना होगा कि चेर राजकीय चिन्ह कौन कौन से थे? तो मछलियाँ, बाघ, तीर धनुष इत्यादि थे। लेकिन प्रमुख कौन सा था? तो ये प्रमुख हम लोग आगे जाके देखेंगे कि तीनों चेर, चोल और पांड्य ये तीनों के प्रमुख चिन्ह, राजकीय चिन्ह थे।
और ये सिक्कों का वर्णन कहाँ पे मिला है? तो कुतुवन कोटई तथा कुल्लीपुरई। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखा गया है। तो गुप्त काल के दो प्रमुख शासक जो कि वीणा वादक करते हुए दिखाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो समुद्रगुप्त हैं और कुमारगुप्त हैं। आगे देखते हैं हम लोग गाइज कि 5वीं शताब्दी सदियों के बीच में विष्णु कोंडी शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे और तीसरी चौथी सदी के पश्चिमी दक्षिण के त्रैकूटक शासकों ने तथा छठी सदी में तो महाराष्ट्रीय क्षेत्र में कलचुरी शासकों ने चांदी की मुद्राएं निर्गत की। तो फिर से आगे देखते हैं गाइज कि कश्मीर में चांदी के सिक्के के साथ मुद्रा के रूप में हुंडिका और कौड़ियों का इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग यह जानते हैं कि प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय का इस्तेमाल बहुत होता था और उसमें कौड़िया जो है बहुत महत्व अदा करती थी। और कौड़िया ये एक उजली उजली प्रकार की छोटी छोटी शंख जैसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिसे हम आज के समय में भी देख सकते हैं। और हुंडिका एक प्रकार का बॉन्ड पेपर होता था जो आज के समय में बॉन्ड होता है, जिसे आप एक तरह का कोलेट्रल भी कहते हैं। कोलेट्रल अर्थात अगर आपको किसी से लोन लेना है तो आपको बदले में कुछ रखना होगा, तो आप जब्ती जैसे को कह सकते हैं। हुंडिका एक तरह की गारंटी थी एक पेपर का कि जो व्यक्ति हुंडिका को प्राप्त करता था वो यह एक प्रकार का वादा देता था कि मैं इस व्यक्ति को इतने वस्तु का मैं मूल्य का वस्तु अगर ग्रहण करता हूं तो बदले में ये इतने वस्तु या फिर इतने सामान मैं बदले में दूंगा। तो जिस प्रकार से आज के समय में RBI जिस तरह से अपने नोटों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा वक्तव्य होता है कि मैं धारक को इतने रुपए का इसकी महत्ता को देने का मैं वादा करता हूं। तो इसे इस तरह से देखा जा सकता है। और हुंडिका के बारे में पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं UGC नेट के क्वेश्चन पेपर में, जिसे जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं कि छठी 7वीं शताब्दी में बंगाल के शासक शशांक के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। तो छठी 7वीं शताब्दी में बंगाल के किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी? तो शशांक के द्वारा। किंतु पाल और सेन शासकों के निर्गत किसी भी प्रकार की मुद्रा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गिरावट को वह इंगित करता है कि उनके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के सिक्के, चाहे वो चांदी हो, ताम्र हो या फिर सोना हो, वो निर्गत नहीं किया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल है वो एक तरह से एक आर्थिक द्वंद्व और राजनीतिक द्वंद्व, गिरावट या फिर अंधकार युग की तक की भी संज्ञा दी गई है। तो जब आप लोग मध्यकाल की किताब पढ़ेंगे सतीश चंद्रा की लिखी गई, तो उसमें आप ये पा सकते हैं। आगे देखते हैं कि कलचुरी राजपूत शासकों से संबंध की जाने वाली स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं के विषय में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। और आगे देखते हैं कि स्वर्ण, रजत और कांस्य की बहुत सी मुद्राओं पर ये तीनों चिन्ह मिलते हैं। कौन कौन सी वो 3 चिन्ह हैं? तो चोल शासकों के सिक्कों में बाघ का अंकन हुआ है, बाघ जो एग्रेशन का प्रतीक है। और सिंह और वृषभ के शुरू से देखते हैं गाइज कि सुदूर दक्षिण से प्राप्त सिंह और वृषभ के प्रतीक चिन्ह वाले सिक्के पल्लवों द्वारा निर्गत किए गए बताए जाते हैं। और पल्लवों द्वारा कौन से प्रकार के चिन्ह थे? तो सिंह और वृषभ। और चोल के द्वारा बाघ का। और चोल ताम्रपत्रों में बाघ के अतिरिक्त मत्स्य जो पांड्य राज्य चिन्ह है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और धनुष का इस्तेमाल चेर प्रतीक चिन्ह है। तो चेरे के द्वारा धनुष, चोलों के द्वारा बाघ और पांड्यों के द्वारा मत्स्य और सुधीर और सिंह और वृषभ पल्लवों के हैं। तो सिंह जैसे हम राजराज सिम्हा देखते हैं जो कि पल्लव शासक थे, उन्होंने सिम्हा शब्द का इस्तेमाल किया। सिंह जो सिंह को सूचित करता है। तो सिंह और वृषभ जो एग्रेशन का प्रतीक है वो पल्लवों के द्वारा इस्तेमाल हुआ था। आगे देखते हैं कि स्वर्ण, रजत और कांस्य की बहुत सी मुद्राओं पर ये 3 चिन्ह मिलते हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि इनको चोलों द्वारा निर्गत किया गया था। नेल्लार जिला आंध्र प्रदेश के कविल्यडवल्ली नामक क्षेत्र से प्राप्त हुआ। वहाँ पे स्वर्ण मुद्रा पर बाघ, धनुष इत्यादि चिन्ह मिलते हैं। तो ये चीज़ गाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला फैक्ट ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग देखते हैं कि क्षत्रप एवं सातवाहनों के प्रति मुद्रित सिक्के
नासिक महाराष्ट्र के निकट जांगलथेम्बी गांव में यहाँ से क्षत्रप सातवाहनों के प्रतिमुद्रित सिक्के मिले। तो गाइज हम लोग ये समझ सकते हैं कि जाना जरूरी हम लोगों के लिए कि प्रतिमुद्रित सिक्के क्या है। तो प्रतिमुद्रित तो मुद्रित का अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं गाइज कि मुद्रित का अर्थ है किसी चीज़ का अंकन, किसी चीज़ को प्रिंट करना। और प्रतिमुद्रित यानी कि एक पहले से ही प्रिंट आपके ऊपर फोटोस्टेट है और आप उसको और एक बार और उसी के ऊपर प्रिंट कर देते हैं, तो उसको आप प्रतिमुद्रित बोलते हैं। तो क्षत्रप और सातवाहनों शासकों के बीच में एक राजनीतिक द्वंद्व हुआ, लड़ाई होती थी और क्षेत्र कोंकण जैसे और नासिक जैसे क्षेत्रों को लेके, जो कि काफ़ी उपजाऊ थी तुंगभद्रा नदी की वजह से। और इस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि दो राजाओं और के द्वारा मुख्य तौर पे नाहपान ने जो भी सिक्काएँ जारी की उसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसको एक चैलेंज माना और उसने अपनी राज्य की प्रतीक चिन्ह को उसके ऊपर छापा। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से नाहपान की रजत मुद्राएं इंडो ग्रीक रजत द्रचम की हूबहू प्रतिकृति थी। और यहाँ पे हम लोग पिक्चर के रूप में भी गाइस देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले से प्रिंट की हुई मुद्राएं हैं, उसके ऊपर एक बार और प्रिंट की गई है दोनों में, जो कि काफ़ी अलग दिखाई पड़ रही है। नाहपान के द्वारा रजत मुद्राएं जो इंडो ग्रीक रजत द्रचम की हूबहू प्रतिकृति थी। तो द्रचम की हूबहू प्रतिकृति क्या थी? तो नाहपान की रजत। आगे देखते हैं गाइज कि सिक्कों के पृष्ठभाग पर उसका राजकीय प्रतीक चिन्ह एक वज्रपात और तीर के अतिरिक्त ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में अभिलेख होता था। तो सिक्कों के पृष्ठभाग पर राजकीय प्रतीक चिन्ह एक वज्रपात और तीर के अतिरिक्त ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में अभिलेख होता था। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपान के सिक्कों पर अपने प्रतीक चिन्ह मुद्रित करवाए। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपान क्षत्रप शासक था उसके सिक्कों पर अपने राजकीय चिन्ह अंकित करवाए। उसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि नूसाकार पहाड़ी तथा प्राकृत में लिखे गए उसके नाम भी सम्मिलित हैं। और मुद्रा शास्त्री उसे उज्जैन प्रतीक कहते हैं। तो मुद्रा शास्त्रियों के द्वारा जो उज्जैन प्रतीक कहा गया उसे किसे कहा, वो किसका प्रतीक है? तो उज्जैन प्रतीक गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा नाहपान के सिक्कों पर अपने राजकीय चिन्ह को प्रतिमुद्रित करने का जो कार्य था उसे ही उज्जैन प्रतीक कहा गया है। और प्रतिमुद्रण का एक अन्य रोचक उदाहरण नाहपान के सिक्कों से मिलता है। नाहपान जिस पर अपेक्षाकृत एक अज्ञात सातवाहन शासक शिव सातकर्णी का नाम लिखा हुआ है। तो नाहपान ने भी बदले की भावना से होते हुए शिव सातकर्णी नामक शासक के सिक्कों के ऊपर अपने राजकीय चिन्ह को प्रतिमुद्रित करवाया। और इस प्रकार से राजनीतिक द्वंद्व का ये बहुत ही रोचक ऐतिहासिक वर्णन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और आगे है गाइज कि नासिक क्षेत्र पर नाहपान ने नियंत्रण प्राप्त किया तथा उसे अपने सिक्कों से में पूर्व से चले आ रहे हाथी और प्राचीर के बीच में वृक्ष जैसे सातवाहन प्रतीकों को किसी न किसी रूप में बरकरार रखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग के सामने आ रहा है कि नासिक क्षेत्र पर नाहपान ने नियंत्रण प्राप्त किया और अपने सिक्कों को प्रचलन में किया जिस पर हाथी और प्राचीर के जैसे चिन्ह थे। तो जैसे वृक्ष जैसे सातवाहन प्रतीकों किसी न किसी रूप में बरकरार रखा। तो जुन्नार क्षेत्र आगे देखते हैं कि इस प्रकार उसने जुन्नार क्षेत्र में पूर्व से प्रचलित सिक्कों पर सिंह के प्रतीक को रहने दिया, किंतु एक और उस प्रकार की निरंतरता को बनाए रखते उसने अपने नासिक जुन्नार के क्षेत्र में अपने द्वारा निर्गत सिक्कों के पृष्ठभाग में सातवाहनों के उज्जैन प्रतीक चिन्ह के स्थान पर अपने वज्रपात और तीर वाला प्रतीक चिन्ह। तो हम लोग देख सकते हैं कि नाहपान ने जो नासिक क्षेत्रों पर अधिकार किया तो उसने कुछ जगह पर पुराने सिक्कों को रहने दिया, लेकिन पुराने जो सिक्के थे सातवाहन शासकों के वो उसने रहने दिया, परंतु कुछ सिक्कों के ऊपर उसने अपनी राजकीय चिन्ह को प्रतिमुद्रित करवाया, जिसे उज्जैन प्रतीक चिन्ह के स्थान और जो उज्जैन प्रतीक चिन्ह थे और उस पर क्या अपने राज्य के जो चिन्ह डलवाया वो क्या था, तीर वाला प्रतीक चिन्ह मुद्रित। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे 4 सर्कल है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो किसका प्रतीक है, ये भी जानना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सातवाहनों शासकों को सूचित करता है। और आगे देखते हैं गाइज
पंजाब से लेकर बिहार प्रांत तक में हमें मित्र प्रत्यय वाले 25 शासकों के सिक्के मिले हैं। और मित्र शासकों के सिक्के कहाँ से मिलते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो पंजाब से लेकर बिहार प्रांत तक। और उत्तर और मध्य भारत, जिसे विदिशा, एरन, पव्या, मथुरा इत्यादि के स्थानों पर नाग वाले शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। तो नाग वाले सिक्कों के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो मध्य भारत से। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, विदिशा, एरन, पव्या, मथुरा। और आगे देखते हैं, यौधेय और मालवों द्वारा निर्गत सिक्कों में गण अंकित है, जो उनके गणतांत्रिक अथवा गैर राजतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था का परिचायक है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा संपन्न अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी सिक्कों से मिलता है। तो हम लोग को ये जानने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, और उसका वर्णन सिक्कों पर, उनके द्वारा जो निर्गत सिक्के थे उनके ऊपर जो उसका वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक शासक एगाथोक्लीज द्वारा निर्गत बलराम और कृष्ण के सिक्के अफगानिस्तान के आई खनू नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो एनटीए के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आपके साथ शेयर करूंगा तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एगाथोक्लीज किस शासक के द्वारा बलराम, किस इंडो ग्रीक शासक के द्वारा बलराम और कृष्ण से संबंधित सिक्कों का प्रचलन को निर्गत कराया गया था, और वो कौन सा स्थान था, ये सवाल पूछा गया है। तो आई खनूम नामक अफगानिस्तान के क्षेत्र से किया गया था, और एगाथोक्लीज के द्वारा किया गया था। अगाथोक्लीज से आप इस शब्द को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि शब्दों को याद करना गाइज बहुत ही ज़रूरी है, और आप शब्दों को अपने लाइफ के जो आपके सबसे जो नज़दीकी चीज़ है, जो आपको पसंद हो, उससे जोड़ के आप उस शब्दों को ज़रूर याद करें। अगर आपको इतिहास में बेहद ज़्यादा लगाव है और आप चाहते हैं कि इतिहास को पूरी तरह से कमांड हो, तो सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ के ये आपको समझा के छोटे से जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उससे नहीं हो सकता है। आपको स्वयं से भी कुछ प्रयास करना होगा, आपको तरीका ढूंढना होगा कि वो कौन सा शब्द है, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, और उसका किस तरह से आप तोड़ के मीनिंग निकालते हैं, या फिर अपने लाइफ के चीज़ों से, व्यक्तियों से या वस्तुओं से या जगहों से जोड़ के आप उस शब्द को याद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत गाइज मैं मानूंगा कि कमांड करना और चीज़ों को पढ़ लेना, दोनों में काफ़ी अंतर है। और जब आप लंबे समय में आप चाहेंगे कि आप में विद्वता आ जाए, आप यह खुद से अपेक्षा करेंगे कि आप एक अच्छे कमाई के अलावा, एक अच्छे पेशे में जाने के अलावा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के अलावा आप में परिपक्वता हो, सब्जेक्ट के लिए कोई कमांड हो, ताकि आगे चल के आप पीएचडी भी कर सकें या फिर कैरियर में और आगे अच्छा कर सकें। तो मेरा ये गाइज मानना है कि अपने से प्रयास करना होगा, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नया आपको अपने से ढूंढना होगा, और वो बार बार चीज़ों को, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के ही आ सकता है। तो गाइज ये पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और अगले दिन हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे, जो अध्याय द्वितीय, जो कि पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण युग के आखेटक संग्राहक थे, ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और गाइज मैं अपने सारे व्यूअर से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, या फिर मेरे द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी गलतियाँ नज़र आती हैं, कुछ कमियाँ नज़र आती हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप कमेंट करें। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, तो गाइज एक लाइक और शेयर तो अगर बनता है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।